हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और छठ पूजा को भी अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। बीच में हम लोगों का क्लास थोड़ा इरेगुलर हुआ, इसलिए क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। और संडे को जो है टेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि कुछ लोग छुट्टी में थे, तो थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं लोग फील कर रहा था वर्क करना, तो इसलिए उस दिन सबको छुट्टी दे दिया गया था। अब हम लोग आगे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और जैसा आपको डेट अनाउंस किया गया उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग काम करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चंद्रशेखर, वसीम, सलोनी, राहुल राज, प्रिंसी, रोशन आरा, स्वाति प्रिया, गोविंद तिवारी। चलिए, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे जो है आज हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट को। आप लोगों को होमवर्क दिए थे, पता नहीं बीच में आप लोग प्रॉब्लम ट्राई कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि हो सके जिसके यहाँ पर्व त्यौहार हो रहा हो वो लोग थोड़ा व्यस्त भी हों, या ऐसा है कि इसमें दूसरे के यहाँ भी त्यौहार होता है तो बाकी लोग भी व्यस्त रहते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और शायद होमवर्क भी ट्राई किए होंगे। चलिए, होमवर्क ट्राई किए हैं क्या? चलिए, ये बोल रहे हैं यश कुमार के नहीं ट्राई किए, कोई बात नहीं। आज हम आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं जो एक तरह से इस चैप्टर में मुझे लास्ट कंसेप्ट सिखाना था। वो कंसेप्ट सिखाने के बाद जो है आपको जो है हम टोटल प्रॉब्लम होमवर्क में दे देंगे, है ना। सब लोग लिख रहे हैं नो सर, मतलब ये ट्राई नहीं किए हैं। हम ऐसा समझे ये नो सर का मतलब, है ना। थोड़ा सब लोग, हाँ चलिए चलिए, आदित्य बोल रहे हैं नो सर। श्रेयांश, गुड आफ्टरनून। चलिए, अस्मित गुप्ता, अच्छा अच्छा। चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि सर टाइम को चेंज कर दीजिए। अच्छा, नहीं ट्राई किए हैं तो चलिए हम आगे पढ़ाते हैं। आज स्यूडो फोर्स को हम लोग पढ़ते हैं। हाँ जी, इसको पकड़िए, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और अब जो है ना हम लोग पढ़ते हैं स्यूडो फोर्स। देखो स्यूडो फोर्स क्या, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब जो होता नहीं है उसको हम लोग स्यूडो बोलते हैं। यानी सही बात तो यह है कि स्यूडो जो है कोई फोर्स होता ही नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता है आपकी जिंदगी में जिसमें आपको महसूस होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। जैसे याद कीजिए, आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं और खिड़की से बगल में जो झाड़ी वगैरह रहता है, पत्थर वगैरह रहता है, उसको जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है पत्थर वगैरह तेजी से भाग रहा है, झाड़ी भी पीछे भाग रहा है, सब भागते जा रहा है, जबकि हकीकत में भाग रही होती है ट्रेन, लेकिन आपको लगता है वही सब जो है पीछे भाग रहा है। ऐसा फील आपको होता है। तो देखिए, सूडो फोर्स, ठीक ना, पी साइलेंट रहता है। क्या बतला? सूडो का मतलब फॉल्स, जो होता नहीं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि होता है। जैसे बहुत कुछ है, हम लोगों को लगता है सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होने के लिए तो अर्थ ही रोटेट करती है और उसी से ऐसा लगता है कि सूरज निकलता है डूबता है। हम लोग अपना परसेप्शन बना लिए हैं अर्थ पर बैठे हुए इस वजह से। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे और ये ट्रेन जो है आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से जा रही है
और इसी रेलवे लाइन के बगल में एक पत्थर है जमीन पर पड़ा हुआ, और यहीं पर जो है एक आदमी भी इस पत्थर के बगल में बैठा, ये जमीन पर बैठा हुआ आदमी, और ये आदमी ट्रेन में बैठा। इस आदमी से जब आप पूछेंगे कि बतलाओ तो ये जो ब्लॉक है उसमें कितना एक्सेलरेशन है, तो बोलेगा कि भाई हम भी रुके हुए हैं, देखो ना ब्लॉक भी तो रुका हुआ है, ब्लॉक भी कहीं जा नहीं रहा है, यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0। कोई कहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये आदमी कहेगा कि जमीन पे रखा हुआ हो, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, यही नॉर्मल mg के इक्वल होगा, ये अपना जमीन पे पत्थर पड़ा हुआ है ना। लेकिन ट्रेन में बैठ करके जो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, उससे अगर कोई पूछे कि बतलाओ तो इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो कहेगा कि भाई देखो ये जो ब्लॉक है, जो पत्थर है, वो तो पीछे की ओर भाग रहा है ये एक्सेलरेशन से। देखो ट्रेन में बैठा हुआ है, भाग रहा है खुद ये एक्सेलरेशन से, लेकिन उसको लगता क्या है कि हम नहीं भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? तो ये पत्थर जो है भाग रहा है ये एक्सेलरेशन। यानी ट्रेन में बैठा हुआ आदमी एक तरह से बोलता है कि हम तो भाई रुके हुए हैं, भाग कौन रहा है? पत्थर भाग रहा है। कितना एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो ये आदमी कहेगा, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कहेगा कि भाई ये पत्थर जो है एक्सेलरेशन से भाग रहा है, और एक्सेलरेशन से भागने का मतलब ही होता है उस पर जरूर नेट फोर्स कुछ लग रहा है। नेट फोर्स 0 रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन कहां से आएगा? तब जो है ये आदमी बोल रहा है कि ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है, मतलब जरूर इधर कोई फोर्स, ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है तो जरूर इधर कोई फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स इसको एक्सेलरेशन दिए हुए है। ठीक ना? ठीक ना? ये आदमी इमेजिन कर रहा है, नॉर्मल एमजी तो कैंसिल हो जाएगा, जरूर इधर कोई फोर्स लग रहा है तब ना एक्सेलरेशन है। तो कहा गया ठीक है फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स कितने के इक्वल है? तो बोलेगा वो फोर्स इक्वल है मास इंटू एक्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये एक्सेलरेशन से भाग रहा हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो कितने के इक्वल होगा? एम इंटू ए। नॉर्मल एम तो खैर कैंसिल हो गया। तो सोचो तो इस आदमी से जब पूछा गया कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये बोला 0 लग रहा है, ऊपर नॉर्मल नीचे एम एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बैलेंस हो गया, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये आदमी बोला कि भाई इस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये आदमी जो है जिसमें एक्सेलरेशन है वो कह रहा है भाई ये ब्लॉक रुका कहाँ है? तो ये एक्सेलरेशन से भाग रहा है, और ब्लॉक में अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक पे जरूर जो है कोई फोर्स लग रहा है जो नॉर्मल और एमजी के अलावे है, क्योंकि नॉर्मल एमजी को होने पर तब तो कोई फोर्स का सवाल ही नहीं है, नेट फोर्स तो 0 हो जाता है। यानी जरूर कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स इधर डायरेक्टेड है, और वो फोर्स कितने के इक्वल है? तो एम इंटू ए। ए एक्सेलरेशन है तो फोर्स कितने के इक्वल है? एम इंटू ए के। और इसी फोर्स का नाम क्या है ये? तो स्यूडो फोर्स। यानी स्यूडो फोर्स जो है ना वो एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। किसके द्वारा? तो उस आदमी के द्वारा, उस ऑब्जर्वर के द्वारा जो किसी ऐसे फ्रेम में बैठा होता है जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन हो। तो ऐसे फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ना बोलते हैं। ये आदमी कहां बैठा हुआ है? नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम या फ्रेम केवल। और ये आदमी जमीन पर बैठा हुआ है, तो ये कौन फ्रेम हो गया? तो ये हो गया इनर्शियल। ध्यान से देखें, ये है इनर्शियल फ्रेम और ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो आपसे कोई पूछे कि स्यूडो फोर्स का डिफिनीशन क्या है,
तो बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जर्वर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर वो एक अलग टाइप का फोर्स की, चलिए रिपीट कर दे रहे हैं। जब आपसे पूछा जाए सूडो फोर्स क्या है, तो बोलेंगे सूडो फोर्स जो है एक इमेजिनरी फोर्स है, एक काल्पनिक फोर्स है जो उस ऑब्जर्वर के द्वारा इमेजिन किया जाता है जो ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। यानी जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन हो उस फ्रेम में बैठा हुआ आदमी जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक न्यू फोर्स इमेजिन करता है, और वो फोर्स कितने की इक्वल होता है, m इंटू ए के, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर फ्रेम के एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में। यानी अगर आप ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहे हैं तो सीडो फोर्स उसके उल्टा लगेगा, और उसका वैल्यू कितना है, m इंटू। क्लियर है बात? यानी कि सूडो फोर्स का डिफिनीशन हम लोग क्या लिखेंगे, बोलेंगे इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर situated in it finds himself in rest। ध्यान से देखो, जो ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, देखो एक बात याद रखना, जैसे हम लोग अर्थ पर हैं तो हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग रुके हुए, ये अलग बात है कि अर्थ भी रुकी हुई नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं। तो वैसे ही जो ऑब्जर्वर ट्रेन में है वो एक तरह से ट्रेन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ, उसको लगता है हम रुके हुए हैं और बाकी ऑब्जेक्ट ही चल रहा है। तो बोलेंगे क्या, इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर सिचुएटेड इन इट फाइंड हिमसेल्फ इन रेस्ट। ठीक है, it considers about an imaginary force which is equal to the product of, ठीक ना, which is equal to the product of mass of the object, ठीक ना, mass of the object and acceleration of the frame। ठीक, ऑब्जेक्ट का मास और फ्रेम के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को बोलते हैं सीडो फोर्स। पूछा जाए सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो बोलेंगे कि ये हमेशा फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट में होगा। बोलेंगे क्या, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट to the direction of acceleration of frame। ठीक ना, this force is called pseudo force। ठीक ना, इस फोर्स को हम लोग सीडो फोर्स बोलते हैं। ठीक ना, ये इमेजिनरी फोर्स है। ये कौन इमेजिन करता है, तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होता है। एक बात और जाने, जब आप सूडो फोर्स को यूज में लाके कोई न्यूमेरिकल को बनाते हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को निकालते हैं, वेलोसिटी को निकालते हैं, तो आप ये जानेंगे कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं निकलता है, वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकलता है जिसमें आप बैठे होते हैं। जैसे इस आदमी से पूछा जाए कि बतलाओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, तो बोलेगा ए। इस आदमी से पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या है, तो 0 है। सोचो, ब्लॉक एक ही है, ये बोल रहा है ये एक्सेलरेशन और ये बोल रहा है 0 एक्सेलरेशन।
तो ये जो ए एक्सेलरेशन बोला वो अपने रिस्पेक्ट में ना बोला, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं ना हुआ। यानी जब आप स्यूडो फोर्स यूज करके कोई न्यूमेरिकल को बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आएगा वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगा जिसमें आप बैठे हुए हैं। यानी बोलेंगे क्या, when we find the value of acceleration by using pseudo force, then obtained value is not with respect to earth, but it is with respect to that frame। ठीक ना, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आता है, ना कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में आता है। समझ गए? चलिए इसको लिखना चाहते हैं। हाँ चेक करेगा। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए, जो बात बता वो समझ पाएंगे। चलिए आशीष बोल रहे हैं यस सर, चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं यस, प्रिंसी यस। चलिए सब लोग बोल रहे हैं कि यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको यूज में लाते हैं। देखिए एक बात जानिएगा, जो प्रॉब्लम आप स्यूडो फोर्स को यूज में ला करके बनाते हैं, अगर स्यूडो फोर्स नहीं भी जानते हैं तब भी वो प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि स्यूडो फोर्स तो सही मायने में कोई फोर्स है ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया समझिए कि डिफिनीशन है कि स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि ऐसा लगता है लेकिन लगता नहीं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि कोई फोर्स लग रहा है लेकिन सही मायने में कोई फोर्स लगता नहीं। चलिए हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से इसको समझें। देखें तो आ गया फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। सपोज कीजिए एक लिफ्ट है, उसमें हम लोग एक पेंडुलम को लटका और ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। आपसे पूछा गया इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या, तो देखिए ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा mg। टेंशन क्या, तो बोलेंगे T माइनस mg इज इक्वल टू m। ये काम हम लोग पहले भी किए। देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम लोग स्यूडो फोर्स के हेल्प से कैसे बनाए। देखो टेंशन तो आ गया mg प्लस ma, ये हो गया फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग इसको जमीन पर बैठ करके देख रहे हैं। समझो लिफ्ट से बाहर है, अब पेंडुलम ऊपर की ओर जा रहा है और इस पेंडुलम को देख रहे हैं ऊपर भागते नजर आ रहे। इसको इनर्शियल फ्रेम का मेथड बोलेंगे। अर्थ पर बैठे हुए हैं यानी इनर्शियल फ्रेम।
अब सेकेंड मेथड, अब आप इस लिफ्ट में बैठ गए। देखिए एक बात जानेंगे, जिस फ्रेम में आप बैठ जाएंगे ना, वो फ्रेम आपको रुका हुआ नजर आता है, स्थिर नजर आता है। तो नॉन इनर्शियल रिफरेंस, ऊपर टेंशन नीचे एनर्जी, और आप बैठ गए इस लिफ्ट में, जहां मर्जी हो वहां बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। चलिए बैठ, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर हम लोग सूडो फोर्स का यूज। आप जब किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हैं तो आपको एक नया फोर्स इमेजिन करना पड़ता है, कल्पना करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखें, चाहे वो लिफ्ट के अंदर हो चाहे लिफ्ट के बाहर हो, अगर आप किसी ऐसे फ्रेम में बैठे हुए हैं जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन है, तब उस केस में आपको यही लगेगा कि ये जो फ्रेम है वो रुका हुआ, ठीक ना। जैसे आप इस लिफ्ट में बैठ गए हैं तो आपको लगेगा कि ये जो लिफ्ट है वो रुका, लेकिन आप एक नया फोर्स इमेजिन करेंगे, बोलेंगे इस बॉल पर एक सीडो फोर्स लगेगा जो कितने के इक्वल होगा, तो m इंटू ए, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे लिफ्ट का जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट, ठीक ना। लिफ्ट का जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट। तो ध्यान से सुने, बॉल पे कौन कौन फोर्स लगा, ऊपर टी, नीचे mg, नीचे m, और आप इस लिफ्ट में बैठ के इसको देख रहे हैं, तो आपको तो यही लगेगा कि भाई हम तो रुके हुए हैं, लिफ्ट भी रुका हुआ है। अब बॉल इसी से लटकाया हुआ है तो बॉल भी आपको क्या नजर आएगा, रुका हुआ। यानी आप इस लिफ्ट में बैठ के यही बोलेंगे कि हम रुके हुए, लिफ्ट रुका हुआ, बॉल रुका हुआ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ दिखता है तो आप क्या बोलते हैं, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स। तो बोलो तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ऊपर लग रहा है टी, नीचे क्या लग रहा है mg प्लस m, यानी टी किसके इक्वल है, mg प्लस m है। यानी ये आदमी बोल रहा है इस बॉल में कोई एक्सेलरेशन और टेंशन इक्वल है mg प्लस m के। देखो आंसर तो वही है, लेकिन ये आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और टेंशन इक्वल है mg प्लस। दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग बता रहा है, टेंशन का वैल्यू तो सेम बता रहा है, मतलब दोनों मेथड से आंसर तो एक ही ना आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां तक समझे कि नहीं, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, देखिए इसी में बतला दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लीजिए यही जो लिफ्ट है ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर, अब आप फर्स्ट मेथड में नहीं, सीधे लिफ्ट में आप बैठे हुए हैं, कहीं भी मान लो यहीं पर बैठे, समझो लिफ्ट में बैठे हुए हैं। अब कोई बोलेगा फ्री बाई डायग्राम बना, तो ऊपर टी नीचे mg, जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। एक सीडो फोर्स लगेगा किधर, तो बोलेंगे लिफ्ट का जिधर एक्सेलरेशन है उसी में ना, लिफ्ट ही में ना बैठे हुए हैं, इस ऑब्जर्वर का जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में, तो ऑब्जर्वर के अपोजिट में हो गया सीडो फोर्स m है ऊपर। अब बतलाओ तो क्या लिखें, तो लिखेंगे ऊपर की ओर हो गया t प्लस m और नीचे mg। देखो टेंशन कितना हो गया, mg माइनस, है ना। ये डायरेक्ट सीडो फोर्स के मेथड से बना दिया। इसी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कह रहा भाई लिफ्ट भी रुका हुआ है, अब बॉल पर ऊपर टेंशन नीचे mg और एक ऊपर की ओर सीडो फोर्स।
यानी ऑब्जर्वर को हमेशा सीडो फोर्स दिखाई पड़ेगा अगर जिस फ्रेम में वो बैठा हुआ उसमें एक्सलेशन हो, और सीडो फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखाना है, तो फ्रेम का जिधर एक्सलेशन है उसके अपोजिट। चलिए, उम्मीद है समझे होंगे। समझ गए? अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर यहीं पे एक्सेलरेशन ना हो के कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो थर्ड क्वेश्चन इसको करते हैं, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता और आप क्या करते, इसी लिफ्ट में बैठ के प्रॉब्लम को बनाते, ठीक ना। इसी लिफ्ट में आप बैठे हुए हैं, तो ऊपर टी है, नीचे mg। बोलिए सीडो फोर्स किधर दिखाएं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। और एक्सेलरेशन जब जीरो हो गया तो सीडो फोर्स जीरो, यानी कोई सीडो फोर्स लगने वाला नहीं। यानी तब बोलेंगे क्या कि टी किसके इक्वल है, mg के। ये काम पहले भी किया। आप अगर अर्थ पे भी बैठे रहते तो ऊपर भागते नजर आता तो लिखते ना टी माइनस mg, मास इंटू एक्सलेशन, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो, तब भी टेंशन mg के इक्वल आता कि नहीं। तो उम्मीद है सीडो फोर्स का कुछ बेसिक यूज तो आप सीखे होंगे, कैसे दिखाना, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट क्या पता कुछ एक्सलेशन के बारे में लिख रहे हैं। पहले आप जानिएगा कि आप लिफ्ट में बैठ गए, तो लिफ्ट में बैठ गए तो आपको पेंडुलम का एक्सलेशन जीरो नजर आ रहा है, लेकिन लिफ्ट के बाहर है तो आपको अलग नजर आएगा। एक्सलेशन सेम कैसे आएगा, फ्रेम जब बदल लेंगे तो एक्सलेशन भी बदल जाएगा ना, टेंशन का ना वैल्यू सेम आएगा, फोर्स जो निकालेंगे उसका ना वैल्यू सेम आएगा। एक्सेलरेशन भी जब सेम नहीं आता तो फिर फ्रेम कहाँ से बदलता है। यानी आप कोई चीज को अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं और कोई चीज को एक्सलेटेड फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, तो वही ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन सेम थोड़े दिखाई पड़ेगा, अलग अलग में दिखाई। स्टार्ट ही वहीं से किया आज पढ़ाना कि आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हो और ये एक्सलेशन से और ब्लॉक को देख रहे हैं, और एक आदमी जमीन पे बैठ करके देख रहा है, तो जमीन पर बैठा हुआ आदमी बोलेगा ब्लॉक का एक्सलेशन जीरो है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बोलेगा ब्लॉक का एक्सलेशन ए है। तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, अलग अलग फ्रेम में रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देगा, है ना। चलो अब हम लोग इसी में आगे काम करते हैं। सपोज कीजिए एक व्हीकल है, बस है, और इस बस में एक पेंडुलम को लटका और ये बस ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर, तो आप देखेंगे क्या कि पेंडुलम जो है कुछ इस तरह का अपना पोजीशन, ठीक ना, ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा। अब पेंडुलम जो वर्टिकल था वो कुछ ऐसे होकर के, है ना, कोई धागा को ही धागा से कोई बॉल को लटका दी और ए एक्सेलरेशन से दौड़ने लगे, देखिएगा धागा ऐसे हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो बताओ कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो ऊपर इधर टी लग रहा है और नीचे mg। अगर आप इसी व्हीकल में, इसी कार में, बस में बैठ गए, मान लीजिए आप इसी में बैठ, तो अगर आप इसमें बैठ करके इसको देख रहे हैं तो आपको एक नया फोर्स कल्पना करना पड़ेगा, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स, और उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो फ्रेम का जिधर एक्सलेशन होगा उसके अपोजिट में, यानी इधर हो गया सीडो फोर्स, है ना। कौन कौन फोर्स, इधर टेंशन, नीचे mg, इधर सीडो फोर्स m, और बॉल इसी पोजीशन में रुका हुआ, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। ये आदमी यही ना बोलेगा कि भाई देखो जी, देखो याद रखना, कोई भी ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठता है ना
वो फ्रेम उसको रुका हुआ नजर आता है। ये आदमी बोलेगा भाई बस रुका हुआ है, पेंडुलम भी ऐसे तिरछे होकर के रुका हुआ है, पेंडुलम भी रेस्ट में है, और बोलेगा टेंशन mg तो लग रहा है, इधर एक m में सीडो फोर्स लग रहा है। कारण कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो भी बैठेगा ना उसको एक नया फोर्स दिखाई पड़ने लगता है, कौन? ma। और ma का डायरेक्शन किधर होता है? तो फ्रेम का जिधर एक्सलेशन हो, ऑब्जर्वर का जिधर एक्सलेशन हो, उसके अपोजिट। ठीक, देखिए ये थीटा तो ए भी थीटा। तो टेंशन को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर हो गया टी कॉस, इधर हो गया टी। अब सोचो इसी पोजीशन में रुका हुआ, देखो फोर्स को, चूंकि ये फोर्स तो मान लो वाई एक्सिस के लॉन्ग था, ये एक्स एक्सिस पे, ये फोर्स जो है कुछ अलग एंगल पे, चूंकि ये रुका हुआ नजर आ रहा है तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड, जितना आगे फोर्स उतना पीछे। तो ये टेंशन को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर, जब ये आदमी बोल रहा है रुका हुआ है, यानी टी साइन थीटा किसके इक्वल? एम ए। तो टी साइन थीटा इक्वल एम ए। टी कॉस थीटा किसके इक्वल? तो एम जी। अब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई से, दोनों को डिवाइड कर दें, टेन थीटा हो गया एम ए बाई एम जी, यानी टेन थीटा का वैल्यू ए बाई जी है ना, थीटा तो निकल गया। अगर क्वेश्चन में पूछे टेंशन क्या है, ठीक ना, समझ लो क्वेश्चन यही है, फाइंड टेंशन एंड थीटा। तो देखो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा मालूम, टी मुझे निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एम ए स्क्वायर प्लस एम जी। देखो तो टेंशन कितना अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम जी। नहीं चलिए टेंशन इन स्ट्रिंग निकल, बोलिए इसको समझ पाए? जैसे ऐसा ही क्वेश्चन एम करेंगे के बुक आप ट्राई किए होंगे तो 20 नंबर मिला होगा, और SCV में 40 नंबर प्रॉब्लम मिलेगा। उसमें यही कहेगा कि कार में पेंडुलम को लटका दिए, कार ये एक्सीलरेशन से जा रहा है, आपको टेंशन या थीटा का वैल्यू पूछेगा। हाँ जी, यस क्या चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए। क्या अभी जो क्वेश्चन बोर्ड पर है उसके बारे में? हाँ जी, क्या अभी भी समझे कि नहीं समझे? हाँ देखिए एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। कार में पेंडुलम लटकाया हुआ है, बॉल लटकाया हुआ है धागा, कार ए एक्सलेशन से जाने लगा, तब पेंडुलम ऐसे तिरछा, तो पेंडुलम पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? इधर टेंशन, नीचे एम, और चूंकि इस फ्रेम में बैठा हुआ है आदमी, तो ये बोलेगा कि इस पर एक सीडो फोर्स लग रहा है जो एम ए के इक्वल है। चूंकि कार का एक्सलेशन ए है इसलिए सीडो फोर्स उसके अपोजिट में है,
और ये आदमी यही कहेगा कि हम भी रुके हुए हैं, कार भी रुका हुआ है, अब पेंडुलम भी इस पोजीशन में रुका हुआ है। इसलिए वो आदमी तो यही बोलेगा कि जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना राइट में उतना लेफ्ट में। तो देखो नीचे तो mg लग रहा है, इधर ma लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है। तो टेंशन को जैसे वेक्टर में पढ़ाया था ना, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर t cos थीटा, इधर t sin। वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना आगे फोर्स उतना पीछे फोर्स। इक्वेशन लिख, दो ठो इक्वेशन आ गया, दोनों को डिवाइड किए तो tan थीटा निकल गया, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो हम लोगों को टेंशन निकल गया। उम्मीद है यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। चलिए, ज़्यादातर लोग तो यस सर ही लिखें, सब लोग यस सर ही लिखें, ठीक। मिटाते हैं इसको। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन दिया हुआ है थीटा, और एक ब्लॉक को हम लोग इस पे रखें, और एक ब्लॉक जो है ना ए एक्सेलरेशन से आगे, ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि बतलाओ ये इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है जिससे कि इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना करे। देखो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, रख के छोड़ देंगे फिसलते हुए नीचे उतर। क्वेश्चन में यही कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, या इसी इंक्लाइंड प्लेन को वेज भी बोलते हैं, ठीक ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज फॉर विच ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इट ठीक ना, फॉर विच प्लेस्ड ऑन इट will remain in rest with respect to the wedge, यानी वेज के रिस्पेक्ट में रुका रहे, स्लाइड ना करे, ठीक ना। तो अब इस प्रॉब्लम को बनाएं कैसे, देखो ध्यान से। कोई पूछे इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो देखो सही मायने में तो इस पर दो ही फोर्स लग रहा है, इधर नॉर्मल और नीचे लग रहा है इंच, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। इधर लग रहा है नॉर्मल और नीचे क्या लग रहा है, इंच। लेकिन अगर आप इसी फ्रेम में बैठ जाएं, चलिए बैठ गए, तो जब आप इस वेज में ही बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वेज रुका हुआ है और आपको एक नया फोर्स दिखाई पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो वेज का जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। यानी देखो जी, ये आदमी बोल रहा है कि इस ब्लॉक पर तीन फोर्स लग रहा है, इधर नॉर्मल, इधर mg, इधर mg, जबकि सही मायने में दो ही फोर्स लग रहा है। लेकिन इसमें अगर बैठ गए ना तो हमको स्यूडो फोर्स दिखाई पड़ने लगता है। जमीन पर बैठेंगे तो केवल यही दो फोर्स दिखाई पड़े, लेकिन इसमें बैठा हुआ आदमी कोई रुका हुआ नजर आता है।
तो ये बोलेगा ये रुका हुआ है, लेकिन जमीन पर बैठा हुआ आदमी को तो ये भागते नजर आए। तो क्या किया समझ नहीं। तो बोलेंगे क्या भाई रुका हुआ है, रुका हुआ का मतलब क्या होता है, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स, ठीक है। यानी कोई भी एक डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा अपोजिट में उतना ही लगेगा। तो चलो नीचे कितना फोर्स लग रहा है ये तो मालूम है, लेफ्ट में कितना लग रहा है मालूम है, ऊपर कितना लग रहा है मुझे नहीं मालूम, राइट में कितना फोर्स लग रहा है मुझे नहीं मालूम है। क्या करें, देखो जी ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये देखो ध्यान से, ऐसे भी सोचो ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तब ये थीटा हो जाएगा कि नहीं। नॉर्मल तो 90 डिग्री पे ना होता, और उल्टा चलो तो यहाँ से थीटा तो ये हो गया थीटा, ठीक ना, ये एंगल थीटा अल्टरनेट एंगल, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब पूरा एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा होना पड़ेगा, तो ठीक। तो नॉर्मल को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर हो गया n cos थीटा और इधर हो गया n sin थीटा। जैसे कैसे अभी टेंशन वाला में काम किया, बस इक्वेशन लिखिए, जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, जितना राइट में फोर्स उतना लेफ्ट में फोर्स। चलो राइट में कितना फोर्स, तो n sin थीटा किसके इक्वल, ma के सीडो फोर्स, n cos थीटा किसके इक्वल, तो mg की। दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय से, तो tan थीटा हो गया a बाई जी, तो a कितना हो गया, तो ये हो गया g tan। एक्सेलरेशन जो है ना कितना हो गया, g tan थीटा। कहा जाए नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जी n स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। देखो ये 1 हो गया, नॉर्मल किसके इक्वल, अंडर रूट ma स्क्वायर प्लस mg। चलो नॉर्मल तो निकल गया, थोड़ा समझ लो बढ़िया से, ये भी रिजल्ट याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में यही पूछ देता है कि इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रख दिए, इंक्लाइन प्लेन को इतना एक्सेलरेशन दे दिए कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, तब ये बतलाओ ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाता होगा, या ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर कितना फोर्स लगाता होगा। तो देखो ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच लगने वाला फोर्स कौन है, नॉर्मल, यानी इनडायरेक्टली वो नॉर्मल पूछ रहा है कि नॉर्मल क्या। और रिजल्ट याद रखना है कि जब भी आप इंक्लाइन प्लेन को, याद रखना है कि कहीं कोई फ्रिक्शन का बात नहीं हो रहा है, यहां लिख दे रहे हैं ऑल कॉन्टैक्ट्स आर स्मूथ, ठीक ना, कहीं जो है कोई फ्रिक्शन नहीं अगर हो तो आप g tan थीटा एक्सलेशन से इंक्लाइन प्लेन को ले जाएंगे। इस रिजल्ट को याद कर लेना है। तो उस पर रखा गया जो ब्लॉक है वो स्लाइड करने वाला नहीं है, और उस केस में नॉर्मल का जो वैल्यू है, एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू है, कितने के इक्वल है, अंडर रूट ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें तो आप लोग। चलिए सब लोग बोल रहे हैं समझ गए, यस सर। आगे बढ़ें। देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये भी
बात आता है कि सर आप सिखाए थे ना कि इंक्लाइन प्लेन पे जब ब्लॉक होता है तो इधर एम डी कॉस थीटा, इधर एम डी साइन थीटा, वो सब काहे नहीं किए? चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो बात माइंड में भी है। चलो ये तो समझ गया। देखो एक बात जानो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, ये तो है ही जितना ऊपर उतना नीचे, बल्कि कोई भी डायरेक्शन में जितना फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होगा। यानी कि इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे ढंग से ऐसे भी बना सकते थे। जो बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। देखो रूल है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर ढेर सारा फोर्स लग रहा हो ना, तो क्या करो, सारे फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करो। जनरली हम लोग एक डायरेक्शन वर्टिकल लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल। तो क्या किए, हम एक लाइन इधर समझे और एक लाइन इधर समझे। ये नॉर्मल है तो इधर एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा, इधर हो गया एम ए, नीचे हो गया एम। एन साइन थीटा किसके इक्वल, एम ए के, एन कॉस थीटा किसके इक्वल, एम जी के। एक काम किया। अब अगर मान लो कोई कहता कि नहीं हम ऐसे काम नहीं करें, ठीक है, ये तो ये एक्सलेशन से जा रहा है। कोई कहे कि हम जो है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आप तो ले लिए एस, एक हॉरिजॉन्टल ले लिए एक वर्टिकल। हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं करेंगे, कोई अल्टरनेट मेथड है ना। आप बोले कि हम जो है ऐसे काम करेंगे, एक लेंगे ये वाला डायरेक्शन और एक लेंगे इसके परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन। बोले कोई बात नहीं है, भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब तो बोलेंगे देख लो, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। एम जी को कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, इधर एम जी कॉस थीटा और इधर हो गया एम जी साइन। अब देखो ये थीटा तो ये भी थीटा। एम ए को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, इधर एम ए कॉस थीटा और इधर हो गया एम ए साइन। देखो हम दो डायरेक्शन डिसाइड किए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ऐसे में नॉर्मल को तो कुछ करना नहीं है क्योंकि नॉर्मल तो इसी डायरेक्शन में है। एम जी को कंपोनेंट में ब्रेक किए तो इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन, और एम ए भी कोई और डायरेक्शन में आ गया, ना इस लाइन पर आया ना इस लाइन पर आया, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर एम ए कॉस थीटा, इधर हो गया एम ए साइन। ठीक, अब हम लोग बोलेंगे जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स, जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर फोर्स। बोलो इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड में कितना, तो एम जी साइन। इसके अपोजिट में कितना, एम ए कॉस थीटा। देख लो एम एम कैंसिल। एक्सेलरेशन कितना, तो जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी एक्सेलरेशन हो गया जी tan। नहीं, एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी tan थीटा। तो हम लोग ये सीख गए कि चाहे तो इसको हम लोग इस तरह से भी ब्रेक करके बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही करें। हाँ, जनरली हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ही करते हैं, वही हम लोगों को सुविधाजनक दिखता है। बोलिए, अब रिस्पॉन्ड करें, बात को समझे कि नहीं। चलिए, सब लोग लिख रहे हैं यस सर। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हाँ जी, देखेंगे एक लिफ्ट है, समझिए, 2 ठो ब्लॉक लिफ्ट में लटकाया हुआ पुली के हेल्प से। और नहीं तो कंफ्यूज कराने के लिए कह दिया, यहां स्प्रिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे दिया है कि M1 जो है वो 2 kg और M2 3 kg। ध्यान से देखो, और ये लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को A0 से डिनोट, ठीक ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। आपसे पूछा जा रहा है कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन क्या, तो थोड़ा सोचो तो। M2 है 3 kg, M1 है 2 kg, यानी M2 नीचे जाएगा, M1 ऊपर जाएगा। लिफ्ट रुका भी रहता, ये नीचे जाता, ये ऊपर जाता, लेकिन लिफ्ट किधर भाग रहा, ऊपर की। थोड़ा सोचो तो, M1 के लिए सोचो, M1 किधर जा रहा, ऊपर, और लिफ्ट भी किधर भाग रहा, ऊपर। यानी ऐसा समझो कि कोई आदमी जो है रस्सी के हेल्प से छत पर चढ़ रहा है, ठीक ना, स्ट्रिंग को पकड़ के चढ़ रहा है, और कोई रस्सी को ऊपर खींचने लगा, तो जल्दी पहुंचेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? तो जाहिर है उसको तो हेल्प करेगा ना, वो एक चढ़ रहा था, कोई रस्सी खींचने लगा तो और जल्दी पहुंच जाएगा। यानी कि ये लिफ्ट अगर रुका हुआ भी रहता, ठीक ना, लिफ्ट अगर रुका हुआ भी रहता तब भी M1 ऊपर जाता, और अब लिफ्ट भी भागने लगा है तो M1 ज्यादा तेजी से ऊपर भागेगा, उसको सपोर्ट करने लगेगा, ठीक ना। अभी स्यूडो फोर्स वाला मेथड नहीं बता रहे, कॉमन सेंस जो इनर्शियल फ्लो। M2 किधर जा रहा है, M2 जो है नीचे जा रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है। थोड़ा सोचो, M2 नीचे जा रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तब तो M2 का जो एक्सेलरेशन है वो तो कम हो गया ना। नहीं, सोचो ना, कोई आदमी रस्सी के हेल्प से नीचे उतरा और कोई रस्सी को ऊपर खींचने लगा, तब क्या हो? तब तो ये स्लो हो जाएगा कि नहीं? सोचो, ये जा रहा था कि हम नीचे उतरे और रस्सी को आप ऊपर खींचने लगे, तो अब जो इसका एक्सेलरेशन है उसको तो विरोध करेगा ना। लिफ्ट भाग रहा ऊपर, M2 जा रहा नीचे, तो जाहिर है इसका एक्सेलरेशन तो कुछ कम होगा और इसका बढ़ जाएगा। तो लेट, देखना ध्यान से, लेट A be the acceleration of M1 and M2 with respect to the lift, लिफ्ट कहो, एलिवेटर कहो, है ना। इस लिफ्ट में बैठ करके M1 और M2 को अगर देखेंगे तो M1 और M2 नजर आएगा इक्वल एक्सेलरेशन से, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। समझो, माइंड में सोचो ना, लिफ्ट रुका हुआ है तो नजर आएगा ना कि जितना ये नीचे जा रहा है उतना ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये जो एक्सेलरेशन है M1 M2 का हुआ किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट। लेकिन अर्थ पर जो बैठ के देखेगा उसको M1 फास्ट नजर आएगा और M2 स्लो नजर आएगा, क्योंकि लिफ्ट भी भाग रहा ऊपर की,
ठीक है, तो अब हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा a प्लस ए नॉट, क्योंकि a एक्सेलरेशन से ऊपर भाग रहा था, आई ए नॉट से सपोर्ट कर दिया उसको। इसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हो जाएगा a माइनस ए नॉट, यानी m1 का एक्सेलरेशन हो गया a प्लस ए नॉट और m2 का एक्सेलरेशन हो गया a माइनस ए नॉट। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। कोई पूछे a क्या है तो बोलेंगे कि ये जो है m1 और m2 दोनों का एक्सेलरेशन है। जब आप अगर लिफ्ट में बैठ के देखिएगा तब, तो लिफ्ट में बैठ करके देखे तो a से ऊपर भागते नजर आ रहा है, a से नीचे भागते नजर आ रहा है। और ग्राउंड पर बैठ करके देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन a प्लस ए नॉट हो गया, इसका a माइनस ए नॉट। ठीक, यानी हम लोग काम जो है ना ग्राउंड पर बैठ करके कर रहे हैं, बाद में हम लिफ्ट में ही बैठ के सिखाएंगे। अब चलिए, ऊपर टी नीचे m1 जी, नीचे m1 किधर भाग रहा ऊपर, तो t माइनस m1 जी, m1 a प्लस ए। ठीक है, एक इक्वेशन हो। इसके लिए लिखें, नीचे जा रहा m2g माइनस टी, m2 a माइनस ए। ठीक, दोनों को ऐड कर दो तो टी टी कैंसिल, m2g माइनस m1g, m1 प्लस m2a, m1 माइनस m2a नॉट। ठीक, m2 कितना है जी, तो 3 kg, 3 इंटू जी हो गया 10, 30 हो गया था, 3 इंटू 10, ये हो गया 2 इंटू 10, 2 प्लस 3 a और 2 माइनस 3 ए नॉट को दिया हुआ है 10। देखो इसके हेल्प से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, 30 माइनस 20 10, 5a इधर हो गया माइनस 10, इसको इधर लाओ, 20 इजकल टू 5a यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर इस लिफ्ट में आप बैठ करके m1 और m2 को देखेंगे तो m1 आपको नजर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से अपवर्ड में जाते हुए, और m2 लगेगा कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड में जाएगा। लेकिन अर्थ पर बैठ करके देखेंगे, और एक बात याद रखिएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2, तो m1 और m2 का अगर एक्सेलरेशन निकालना है, और ये नहीं बोला लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो है ना वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बताना है। जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या बोलेंगे, तो m1 का एक्सेलरेशन a प्लस ए नॉट, तो a प्लस ए नॉट यानी 4 प्लस 10, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप, ऊपर की ओर m1 जा रहा। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ m2 अगर पूछा जाए तो a माइनस ए नॉट, डाउनवर्ड ना हम लोग सोचे हैं, लेकिन थोड़ा सोच लो ना, a आया है 4, a नॉट आया है 10, मतलब कि m2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और 10 से ऊपर जा रहा है। सोचो कोई चीज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाए और 10 से ऊपर जाए
तो अल्टीमेटली वो ऊपर न जाएगा। यानी कि अगर वैल्यू हम लोग रखे 4 - 10 तो ये आ गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बता रहा है कि हम लोग जो सोचे कि m2 नीचे जाएगा वो नीचे न जाकर के ऊपर की ओर होगा इसका एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ऑफ m2 होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड ना बोल के क्या बोलना होगा, अपवर्ड। हाँ, यही अगर मान लो a का वैल्यू 12 होता और a0 10 था तब ये पॉजिटिव आ जाता तो हम लोग बोलते कि जिधर हम दिखाए हैं उधर ही जाए। यानी कि इस क्वेश्चन में m1 भी अपवर्ड नहीं जाएगा, m2 भी अपवर्ड नहीं जाएगा। अगर अर्थ पे बैठ के देखोगे m1 का एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और m2 का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वही लिफ्ट में बैठ करके देखेंगे तो जो एक्सेलरेशन m1 का दिखाई पड़ेगा वही m2 का, क्योंकि जब आप लिफ्ट में बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम रुके हुए हैं, लिफ्ट रुका हुआ है, तो जितना नीचे ये आएगा उतना ही ऊपर हो जाएगा। वो भी मेथड बता रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए इसको समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा फटाफट रिस्पॉन्ड करें। जल्दी से। हाँ जी, यस सर, यस सर। प्रिंसी, अस्मित, राहुल, नीलेश, हाँ जी, सुधांशु कुमार। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको एडिशनल एक क्वेश्चन पूछ देगा, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बतला, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा। तो आपको मालूम है ना कि देख लो स्प्रिंग पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ T तो यहाँ 2T होगा ना, यानी टेंशन 2T में G से डिवाइड करें, टेंशन निकालना है। एक काम करो ना, ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट T माइनस m1G, m1 कितना है जी, तो 2, G है 10, 2 a प्लस a0, a कितना है जल्दी से बोल दो, ये तो 4 आया, a0 10। देखो तो ये कितना हो गया, T इक्वल उधर ले जाओ 20 और ये हो गया 28, यानी टेंशन आ गया 48 न्यूटन। तो रीडिंग हमको निकालना है, हमको यहां टेंशन देखना है, तो बोलेंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस टू टी बाई, क्योंकि यहां जो टेंशन होगा वो 2T के इक्वल होता है, पहले आप पढ़े हुए 2T/, तो 2T, T कितना है 48 और G कितना है 10, तो 9.6। हाँ जी, देखिए एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हम m2 का एक्सेलरेशन नहीं समझे। देखो एक्सेलरेशन जो है ना आया -6, तो -6 आया डाउनवर्ड में, तो उसी को बोलेंगे 6 किधर, अपवर्ड में। सिखाया था ना न्यूटन्स लॉ में, जब भी प्रॉब्लम बनाओ और अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ जाए तो समझ लेना कि एक्सेलरेशन माइनस में नहीं है, बल्कि जिधर एक्सेलरेशन दिखाया गया है उसके अपोजिट है। यानी m2 का एक्सेलरेशन अगर कोई कहे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड में, तो उसी को बोल सकते हो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। जैसे मान लो कोई कार आगे की ओर जा रहा है और उसमें रिटार्डेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बोल सकते हो कार आगे की ओर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की ओर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। वैसे ही बोलते हैं कि नहीं, तो बस ये बात समझ। एक्सेलरेशन जब भी लिखना है ना न्यूटन्स लॉ में, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है, माइनस साइन आएगा तो समझ लेना कि वो उसका डायरेक्शन अपोजिट, ठीक ना। जैसे इसमें ऐसा वैल्यू दिया हुआ था ना, a आया 4, यानी m2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है और 10 से ऊपर जा रहा है, तो मतलब नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो जाहिर है नीचे जा रहा है। बेटा
दूसरा मेथड सिखा रहे हैं। देखिए हम लोग स्यूडो फोर्स पर, स्यूडो फोर्स आखिर यूज कब करते हैं? तो देखो स्यूडो फोर्स यूज करते हैं कि अगर कोई फ्रेम भाग रहा है और अगर रुका रहता तो मुझे सुविधा होता देखने में, तो हम लोग वहीं पर स्यूडो फोर्स का काम लाते हैं। जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक ना, लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है और इसी लिफ्ट में आप बैठ गए और इस दोनों ब्लॉक को आप देख रहे, ठीक ना, लिफ्ट में बैठ करके दोनों ब्लॉक को आप देख रहे, तो कम से कम आपको यही नजर आएगा कि लिफ्ट रुका हुआ, और लिफ्ट जब रुका हुआ होगा तो जितना नीचे, जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाते नजर आएगा उतना ही से ऊपर जाते नजर आएगा। यानी कि लिफ्ट को रोक करके बनाना अगर आसान है तो लिफ्ट में ही बैठ जाओ, तो ठीक बोलेंगे इन द फ्रेम ऑफ लिफ्ट, ठीक ना। चलिए लिफ्ट में ही बैठ जाइए, बैठ गए, कहीं बैठ जाइए, उससे कोई लेना नहीं। अब चलो लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा, भाई टेंशन mg तो लगेगा ही, स्यूडो फोर्स भी लगेगा। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? तो बोलेगा जिधर लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में, तो बोलेगा स्यूडो फोर्स इस पर m1 a0, स्यूडो फोर्स इस पर भी m2 a0। ध्यान से देखो स्यूडो फोर्स का किधर डायरेक्शन होता है, तो फ्रेम का जिधर एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट में। तो इस लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी कहेगा कि भाई हम तो रुके हुए हैं, लिफ्ट भी रुका हुआ है, m2 जितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है m1 उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। यानी ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 with respect to लिफ्ट के रिस्पेक्ट में m1 और m2 का एक्सेलरेशन a है, क्योंकि लिफ्ट रुका हुआ नजर आ रहा है तो जितना नीचे ये जाएगा उतना ऊपर ये जाएगा। कोई सपोर्ट विरोध के तो बात इसको समझ में आएगा। अब चलो ये आदमी इक्वेशन लिख रहा है m1 का, m1 किधर भाग रहा है? ऊपर, तो बोलेगा t माइनस m1g माइनस m1 a0, क्योंकि उसको दो दो फोर्स में नीचे दिखाई पड़ रहा है, ऊपर t नीचे m1g m1 a0 इक्वल टू m1 इंटू a, ऊपर भाग रहा, इसकी ये नीचे भाग रहा, इसको कौन कौन फोर्स m2g प्लस m2 a0 माइनस m2 इंटू है, नीचे ले जाने वाला ये आदमी बोलेगा नीचे ले जाने वाला दो दो फोर्स है m2g और m2 a0, विरोध करने वाला t है। अब t कैंसिल, m2g माइनस m1g, m2 a0 माइनस m1 a0, m1 प्लस m2 इंटू, तो बनाए कैसे? m2 का वैल्यू रखो, m1 का वैल्यू रखो, m2 है 3 के लिए, 3 इंटू 10 2 इंटू 10 3 इंटू 10 2 इंटू 10 2 प्लस 3 है, देखो तो कितना हो गया 30 प्लस 30 60, अब माइनस 20 माइनस 20 यानी ये 25 यानी एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वही आंसर आ गया कि नहीं? ए का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखोगे टेंशन निकल जाए, वही टेंशन आएगा 48 न्यूटन, रीडिंग पूछेगा 2T/g करेंगे, है ना। तो दोनों मेथड से बतलाए कि बिना स्यूडो फोर्स के कैसे बनाते और विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स कैसे बनाते, ठीक ना। तो चलिए रिस्पॉन्ड करें, इस मेथड को आप समझे कि नहीं, इसको सेकंड मेथड बोल दें।
इनर्शियल फ्रेम का मेथड या स्यूडो फोर्स का मेथड, जल्दी से बताइए। ठीक ना, एक लड़का बोल रहा है कि फिर से बताइए, इसमें तो बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चलो फिर से हम रिपीट कर दें। देखो जी, कह रहा है कि अगर आप लिफ्ट में बैठे होते तो टेंशन और mg के अलावा स्यूडो फोर्स भी नजर आता, और स्यूडो फोर्स का किधर डायरेक्शन होता है, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है जिधर लिफ्ट का एक्सलेशन हो, जिधर इस ऑब्जर्वर का एक्सलेशन हो उसके अपोजिट में। तो ये तो फ्री वे डायग्राम हो गया। और लिफ्ट में बैठ गए तो लिफ्ट उसको क्या नजर आएगा, रुका हुआ। ये कहेगा लिफ्ट तो रुका हुआ है, तो जाहिर है उसको m2 जितना नीचे जाते नजर आएगा उतना ही ऊपर, अगर 1 मीटर नीचे उतरेगा 1 मीटर ऊपर, यानी कि जो एक्सेलरेशन m1 का दिखाई पड़ेगा वही m2 का, फर्क होगा कि m2 नीचे जाते नजर आएगा और m1 ऊपर जाते नजर आएगा। बाकी इक्वेशन लिखना है, तो m1 को ऊपर ले जाने वाला कौन फोर्स है, T, अब विरोध कौन कर रहा है, m1g और स्यूडो फोर्स, तो T माइनस m1g m1 नॉट इक्वल टू m1। इसके लिए बात करें, नीचे कौन ले जा रहा है, m2g और स्यूडो फोर्स, m2g प्लस m2a नॉट, और टेंशन विरोध कर रहा है, तो जो विरोध कर रहा है उसको माइनस में लिखते हैं m2a, बस दोनों को ऐड कर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सीखे। वैसे एससी वर्मा के बुक में 16 नंबर जो प्रॉब्लम है इसी टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को पूछा जा रहा है। पहले तो आपके होमवर्क में वो सब क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चूंकि अब जो है लगभग आप सब टाइप सीख गए हैं, तो वो होमवर्क में सब क्वेश्चन आ गया। ठीक ना, अब देखिए, अब आपका जो है ना थोड़ा कॉमन सेंस है, आप उसको भी यूज करेंगे। जैसे मान देखिए, एक बात जानेंगे, न्यूमेरिकल का जो है ना कोई लिमिट नहीं, इसका जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करना होता है, क्योंकि एक फिजिक्स से इंजीनियरिंग का लगभग 14-15 ब्रांच निकला होता है, और जाहिर है सब चीज़ बहुत मेहनत से सीखा जाता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लाइटली अगर हम लोग लेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएगा, फुल कंसंट्रेशन से वर्क करना पड़ता है। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह का आप देखे होंगे 28 नंबर एससी वर्मा में, इस टाइप का एक क्वेश्चन। देखिए हम हिंट दे दिए, m1 दे दिया है 1 kg, m2 दे दिया है 2 kg, m3 दे दिया है 3 kg। कॉमन सेंस से थोड़ा सोचो ना, ये है 1 kg, इधर लटका हुआ है 2 kg 3 kg, तो ये जो पुली है जाहिर है उसी पर इन दोनों का लोड आएगा, कि पुली तो नीचे जाएगा, m1 केवल 1 kg का है तो m1 ऊपर भागेगा। तो देखो जी, m1 भागेगा ऊपर की ओर, मान लो m1 का एक्सलेशन को हम a0, तो a0 से ऊपर भागे, तो m1 से ही ना अटैच ए पुली है, तो ये पुली नीचे भागेगा a0 से। मान लो इस पुली को ये बोल दिए, ये पुली को b। देख लो ये पुली फिक्स, लेकिन ये पुली जो है वो मूवेबल है, ऊपर नीचे आ जा सकती। ठीक, सोचो तो m1 ऊपर भागेगा, पुली नीचे भागेगा। अच्छा ऐसा सोचो, अगर ये पुली रुका हुआ रहता, भागता नहीं, चलो पुली को रोक दिए, तो क्या m2 और m3 रुका हुआ रहता? नहीं, ये 3 kg है 2 kg है, तो ये नीचे उतरेगा, ये ऊपर भागेगा।
यानी ये पुली अगर रुका हुआ भी रहे ना तो M2 भागेगा ऊपर और M1 भागेगा नीचे, और जितना एक्सलेशन से M2 ऊपर भागेगा M1 उतना ही से नीचे भागेगा। कब? अगर ये पुली रुका हुआ है। ध्यान से देखना, ये पुली अगर रुका हुआ रहे तो भाई 1 मीटर नीचे उतरेगा तो 1 मीटर ऊपर चलेगा। लेकिन पुली नीचे उतर रहा है तो सोचो M3 नीचे जा रहा था और जिस पुली में M3 को लटकाया गया था वो पुली भी नीचे भागने लगे तो इसका एक्सेलरेशन a प्लस a नॉट हो जाएगा। बोलो, इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? a प्लस a। M2 के लिए बात करें तो M2 ऊपर भाग रहा, पुली नीचे, तो इसको तो विरोध ना किया। M2 भाग रहा ऊपर, अब जिससे लटकाया गया वो नीचे भाग रहा, तो सोचो इसको कुछ कमजोर करेगा कि नहीं इसका एक्सेलरेशन। समझो कोई रस्सी से तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे और कोई बार बार ऊपर से रस्सी ही नीचे गिराने लगे तो तुमको ऊपर जाने में दिक्कत होगा कि नहीं? यानी कि कोई पूछे कि ए क्या है तो बोलेंगे कि देखो ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M3 विथ रिस्पेक्ट पुली बी। मतलब अगर ये पुली बी नहीं चल रहा हो, या कहो अगर पुली बी में तुम बैठ जाओ तो तुमको यही नजर आएगा कि M2 ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा और M3 ए से नीचे जा रहा है। लेकिन अर्थ पर बैठ करके देखोगे तो M3 का एक्सेलरेशन क्या दिखाई पड़ेगा? a प्लस a नॉट, और M2 का दिखाई पड़ेगा a माइनस। और देखो यहाँ टेंस नीचे M2, यहाँ टेंस नीचे M3, यहाँ T यहाँ T, तो ये 2T है तो ये हो गया 2T, नीचे हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देख लो यहाँ तक तो समझ में आया ना? फ्री बॉडी डायग्राम तो समझ गया। चलो स्टेप वाइज पूछ लेते हैं, नहीं तो लास्ट में बोलने पर फिर तो दिक्कत हो जाता है। हाँ जल्दी से बोलिए। जल्दी से बोलिए, इक्वेशन हम लिखेंगे, सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जी M1 के लिए इक्वेशन पहले लिखते हैं, लिख देते हैं फटाफट। 2T माइनस M1G, M1 इंटू ए नॉट। M1 क्या है तो 1 kg, 1 इंटू 10, 1 इंटू ए नॉट। टेंशन कितना? अच्छा टेंशन निकालेंगे, 10 प्लस ए नॉट, T हो गया 5 प्लस ए नॉट बाई 2। चलो जी टेंशन निकल गया। टेंशन का जो वैल्यू है बाद में आगे के इक्वेशन में यूज में लाएंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब चलो M2 के लिए लिखते हैं। M2 किधर भाग रहा? ऊपर, T माइनस M2G, M2A माइनस ए नॉट। टेंशन का वैल्यू 5 प्लस ए नॉट बाई 2, M2 है 2 kg, G हो गया 10, 2 A माइनस ए नॉट। देखो तो ये 5 माइनस 20 माइनस 15, और इधर हो गया 2A माइनस 2A नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। देख लो तो सॉल्व करके, माइनस 15, ये हो गया 2, 4A माइनस 4A नॉट, हाँ ठीक है 4A नॉट माइनस ए नॉट। देख लो एलसीएम 2 ले लिए, क्या आ गया जी? 4A माइनस 5A नॉट माइनस 30। देखो कोई दिक्कत नहीं है। ए और ए नॉट का एक रिलेशन ला। अब चलो ये इक्वेशन सेकेंड M3 के लिए लिखते हैं। तो M3 के लिए बात करेंगे, M3 किधर जा रहा है? नीचे, तो M3G माइनस T, M3A प्लस ए नॉट।
m3 देखो 3 kg 3 इंटू 10, t के जगह क्या लिखें 5 प्लस a0/2, 3 a प्लस a, देख लो जी 30 माइनस 5 25, 3a प्लस 3a0 प्लस a0/2, 3a, अच्छा ऐसा करते हैं, चलो नीचे 2, 6a0 प्लस a0, तो देखो तो 6a प्लस 7a0 इज इक्वल टू 50, बस देखो काम हो गया, a और a0 के रिलेशन आ गया। अब तुम्हें a और a0 निकालना है तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचो ना। अगर a0 निकालना हो तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे, नहीं तो ये भी हो जाएगा 12 है, ये भी 12 है, माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a0 निकाल दो, फिर a0 का वैल्यू कोई इक्वेशन में रखोगे तो ये निकलेगा। हम अब हिंट दे रहे हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, a0 और ये निकाल दिए। अब जो है कोई टेंशन पूछेगा, a0 का जो वैल्यू आया यहाँ रख देंगे, टेंशन निकल जाएगा। हाँ अब देखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या होगा तो बोलेंगे a0 होगा, किधर अपवर्ड में, जो a0 का वैल्यू आएगा। पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ m2 क्या होगा तो बोलेंगे m2 का एक्सेलरेशन a माइनस a0 होगा अपवर्ड में, लेकिन अगर मान लो ये माइनस में आ जाए तो बोल देंगे डाउनवर्ड में, क्योंकि हम यहाँ m2 को अपवर्ड में दिखाए हैं, पॉजिटिव आ जाए तब तो इसका मतलब जो डायरेक्शन दिखाए हैं वो सही। अब चलो m3 का बात करें तो m3 का एक्सेलरेशन a प्लस a0, और ये तो गारंटी है डाउनवर्ड में, क्योंकि m3 नीचे जा भी रहा था और पुली भी नीचे जा रहा है ना, तो ये आपको बतलाए, ये सब अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकला। अब चलो इसी क्वेश्चन में ऐसे कह देगा, बतलाओ ये ब्लॉक कितना टाइम के बाद पुली से टकरा जाएगा, अब पुली और ब्लॉक के बीच का गैप L है, तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, S = ut प्लस हाफ AT²। m1 और पुली के बीच का गैप अगर L है, जो भी 20 सेंटीमीटर या जो वैल्यू दिया हुआ, u0 हाफ एक्सेलरेशन a0 है t², बस टाइम का वैल्यू बन गया है ना, हो गया आसानी से काम। तो चलिए आप लोग के जिम्मे होमवर्क में है कि जो भी टोटल क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा का सब ट्राई कीजिएगा, एम करीम में भी ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक ना। और हम लोग जो है अब इसके बाद अगले क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।